हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 4th वीक 2025 की फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। जनरली जो भी न्यूज़ मैं कवर अप करने वाली होंगी वीडियो में वो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ होंगी जो डिफरेंट बैंकिंग या अदर आरबीआई रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स में काम आएंगी। इन वीडियोस में मैं जो जनरल न्यूज़ होगी उसको तो कवर करूँगी, प्लस उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड जो पर्टिकुलर कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को भी डीपली एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है हमारे पास यहाँ पे आया है कि पीएफआरडी ने इंट्रोड्यूस किया है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क फॉर एनपीएस फ्रॉम अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 2025 से पीएफआरडी ने बोल दिया है कि अब एनपीएस में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीएस को, इस पूरी न्यूज़ को समझने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एनपीएस क्या है। सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द कंप्लीट नेशनल पेंशन स्कीम। तो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है पीएफआरडी। पीएफआरडी क्या है? पीएफआरडी इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक्चुअली 2002 और 2003 की बात है। इससे पहले जो पेंशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सरकार हैंडल करती थी, बट सरकार की लायबिलिटीज़ बढ़नी शुरू होगी जिसकी वजह से सरकार ने पूरे देश की पेंशन को संभालने के लिए एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दी। दैट डिफरेंट बॉडी इज़ पीएफआरडी, जिसका काम है पेंशन फंड्स को संभालना और पेंशन फंड से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ों की देखरेख करना पीएफआरडीए का ही काम है। ओके। तो पीएफआरडीए जब बना तो इन्होंने बोला कि 2004 में इन्होंने एनपीएस स्कीम बना दी, नेशनल पेंशन स्कीम। एट दैट टाइम नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 में बनाई, उन्होंने बोला इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी सिटीजन्स एक्सेप्ट द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के डिफरेंट जो सिटीजन्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका एम क्या था? इसका एम तो ये है कि जनरली जो गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पेंशन मिलेगी, उनके पास एक सोर्स है कि पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट दे विल गेट द पेंशन। बट देयर आर सम पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, तो दे ऑल्सो वांटेड ए सिक्योरिटी। वो भी चाहते थे कि उनके पास भी एक सिक्योरिटी हो, बुढ़ापे में पेंशन उनको मिले। उनके लिए स्पेशली ये स्कीम जो है बनाई गई। तो जनरली जो भी पीपल इसमें पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे वो जनरली 60 ईयर्स की एज के बाद उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ। पहला पॉइंट ये है कि हु आर द पीपल हु कैन अप्लाई फॉर द एनपीएस। एनपीएस के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जनरली वो लोग जिनकी एज 18 से 70 साल के बीच में। तो एज 18 to 70 ईयर्स, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। तो ये एज के लोग एनपीएस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट कोई भी इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इंडिया के रहने वाला हो या नॉन रेजिडेंट या फिर कोई एनआरआई पर्सन, वो भी एलिजिबल है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दी एनपीएस। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसे फॉरेन नेशनल्स होते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप तो नहीं है, बट वो कभी भी इंडिया में लाइफ लॉन्ग मतलब कभी भी एंटर कर सकते हैं इंडिया में। मतलब उनको स्पेशल वीज़ा नहीं चाहिए इंडिया में आने के लिए। दोज पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दी एनपीएस। अनदर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट की ऑटोनॉमस बॉडीज़, ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ स्टेट मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको स्टेट चलाता है उसके भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल हु कैनॉट ज्वाइन दिस स्कीम, कौन लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्कीम को? द पीपल हु कैनॉट ज्वाइन दिस स्कीम आर दी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। मतलब ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये जो दी गई है ये इंडिविजुअल स्कीम है। मतलब एक पर्सन ही अपना अकाउंट खुलवा सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फैमिली का एक सिंगल अकाउंट खुलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज़ अ इंडिविजुअल स्कीम, इंडिविजुअली करेगा। अनडिवाइडेड फैमिलीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। सेकेंड इज़ द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा नहीं कि पेंशन
मुझे लगे और मेरे नाम पे मेरा दोस्त अकाउंट खुलवा ले, ऐसा नहीं हो सकता कि पेंशन किसी और के हिस्से की पेंशन मैं ले लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। जिसका अकाउंट होगा पेंशन उसी को मिलेगी। हाउ टू अप्लाई, अब आपने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया, अब आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, आपको अगर एनपीएस में जाना है तो हाउ टू अप्लाई में आ जाता है। सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करने के लिए पीएफआरडी में जाना पड़ेगा। पीएफआरडी की साइट से आपको डायरेक्ट कर दिया जाता है सीआरए में। सीआरए क्या होती हैं, दीज आर दी रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो कि आपका पूरा एनपीएस का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगी, जितने भी जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राइट नाउ प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी है जो कि ये सब हैंडल कर रही है। काफ़ी डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। तो जैसे ही आप इनमें गए, अपना एनपीएस के लिए अप्लाई किया, तो आपको वो इशू करते हैं प्राण। प्राण इज़ द परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। मतलब कि आज मैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ, तो आज मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, मैंने 6 महीने बाद कंपनी चेंज कर ली, 2 साल बाद कंपनी चेंज कर ली, बट जो मेरा पेंशन का वो एनपीएस का जो अकाउंट नंबर होएगा वो डिफरेंट नहीं होएगा। लाइफ लॉन्ग के लिए इट विल रिमेन दी सेम। सो दिस इज़ प्राण। आफ्टर दैट कम्स दी टाइप्स ऑफ अकाउंट इन एनपीएस। एनपीएस में अगर देखा जाए तो कितने तरह के अकाउंट होते हैं। एनपीएस में 2 तरह के जनरली अकाउंट खुल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अकाउंट टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट होता है जो बहुत कंपलसरी है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। बट टायर 2 अकाउंट होता है वो एक एडिशनल अकाउंट होता है जो इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टायर 1 अकाउंट में आपको उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए चार्जेस को पे करना पड़ता है, बट टायर 2 अकाउंट में कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं वो नहीं लगते हैं। टायर 1 अकाउंट को खोलने के लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। टायर 2 अकाउंट को खोलने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 250 रुपये। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपना टायर 1 अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हर साल कम से कम 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में होना चाहिए। यहाँ पे टायर 2 अकाउंट में कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना अमाउंट होना ही चाहिए। टायर 1 अकाउंट में इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। जनरली 10 साल के बाद, जब आपने अकाउंट खुलवाया उसके 10 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट टायर 2 अकाउंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आपने आज खुलवाया, आप हो सकते हो टायर 2 अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप कुछ दिनों के बाद में अपना आराम से टायर 2 अकाउंट को रिमूव करवा सकते हैं। आफ्टर दैट, मान लीजिए मैं अभी 19 ईयर्स की हूँ एंड मैंने एनपीएस का अकाउंट खुलवा लिया। अब मैं उसमें कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, तो बिकॉज मेरी एज कम है, जो मेरा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जाएगा उस कंट्रीब्यूशन को मेरी एज 35 ईयर्स से कम होने की वजह से जो अराउंड 75% ऑफ मेरा अमाउंट होगा या 50% ऑफ अमाउंट होगा, वो वहाँ से मेरे अकाउंट से इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए भेज दिया जाएगा। बिकॉज एज कम होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट में डालने वाला अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा मेरा। सो लाइफ साइकिल 75 मीन्स 75% ऑफ द अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड। लाइफ साइकिल 50 मीन्स 50% ऑफ द अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड। सो ये जो 75 एंड 50 जो होते हैं, दे आर एप्लीकेबल ओनली टू दोज पीपल जिनकी एज 35 ईयर से कम है। आर देयर एनी टैक्स बेनिफिट्स, अगर आप इस एनपीएस में इन्वॉल्व होते हो, एग्जैक्टली आपको 50,000 का टैक्स बेनिफिट 50,000 का आपको रिलीफ मिल जाएगा टैक्स से अंडर द सेक्शन 80 CCD। ओके, अगर आप एनपीएस में इन्वॉल्व हैं। आफ्टर दैट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कम्स ओवर देयर इज़ द विड्रॉल रूल्स। कि मान लीजिए मैंने अपना एनपीएस में अकाउंट खुलवा लिया, अब विड्रॉ करवाना चाहती हूँ। विड्रॉ करने के काफ़ी सारे डिफरेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ 60 साल से पहले ही मैं चाहती हूँ कि मेरी पेंशन चल जाए, उस केस में क्या होगा। दूसरा, चाहती हूँ कि 60 साल के बाद मुझे पेंशन चले, उस केस में क्या होगा। तीसरा केस, मान लीजिए 65 ईयर्स के बाद में 65 ईयर्स के बाद में मैं पेंशन लगवाना चाहती हूँ, तो उस केस में क्या होगा। 1 बाय 1 सारे केसेस को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट केस इज़, अगर आप 60 ईयर्स के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं तो अराउंड आपने 40% ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन एज मंथली पेंशन। मान लीजिए 60 साल की उम्र में मेरे एनपीएस में टोटल जो पैसा है दैट इज़ 10,000, तो 10,000 में से 40,000 अमाउंट जो पैसा होगा उस बेसिस पे मुझे हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और बाकी का जो
6,000 रुपये होंगे मेरे पास 10,000 में से, उस 6,000 रुपया जो होगा वो मुझे एक साथ दे दिया जाएगा। बट मान लीजिए अगर 60 ईयर्स की एज में मेरे अकाउंट में सिर्फ पैसे कितने हैं, 5 लाख हैं या फिर उससे कम है, तो एक साथ ही मैं सारा का सारा पैसा निकलवा सकती हूँ। ऑन दी अदर हैंड 60 ईयर्स के बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं कि उनको नहीं चाहिए पेंशन 60 ईयर्स के बाद, वो चाहते हैं कि 60 ईयर्स के और एक्सटेंड करना है, तो आप जिस दिन आपका 60th बर्थडे हो उससे 15 दिन पहले कम से कम, और पहले भी होकर करवा सकते हो, बट कम से कम 15 दिन पहले आपको PFRDO को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट यू वांट टू इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट कितनी उम्र तक कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो 75 ईयर्स के लिए। रिमेंबर 2 थिंग्स, आपको NPS के लिए अप्लाई करने की जो एज है दैट इज़ फ्रॉम 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हो, द अपर एज लिमिट फॉर दैट इज 75 ईयर्स, नॉट आफ्टर दैट। आफ्टर दैट सेकेंड सिनेरियो, इफ़ यू वॉन्ट टू विदड्रॉ बिफोर 60 ईयर्स, आप 60 ईयर्स से पहले, 60 साल की उम्र से पहले पेंशन लगवाना चाहते हो, तो 80% जो होगा वो आपको यूज़ कर दिया जाएगा एज अ मंथली पेंशन, और बाकी का 20% आपको लमसम दे दिया जाएगा। और वो भी अगर 60 साल की उम्र से पहले अगर आप निकलवाना चाहते हो अपने सारे पैसे, और आपके पैसे ही 2.5 लाख से कम है, तो एक साथ सारा का सारा पैसा निकाला जा सकता है। आफ्टर दैट कम्स दी अनदर केस, डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। मान लीजिए कोई पर्सन ने NPS का अकाउंट खुलवाया और उस बीच में उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो नॉमिनी होगा उसको सारा का सारा पैसा दिया जाएगा। और इन केस नॉमिनी का इंटरेस्ट है कि मैं उस अकाउंट का पैसा ना लेके उसमें अपनी जो पेंशन स्कीम है उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो KYC को अपडेट करके दैट पर्सन कैन कंटिन्यू दी स्कीम। आफ्टर दैट ऐसे लोग जो कि ज्वाइन करते हैं NPS को फिर 65 ईयर्स के बाद में, मैंने बोला मैक्सिमम जो एज लिमिट है टू अप्लाई दी NPS इज 70 ईयर्स, बट वो लोग जो NPS को ज्वाइन ही करते हैं आफ्टर 65 ईयर एज, PFRD ने बोला है कि 50% ऑफ देयर फंड विल बी यूज्ड इन इक्विटी, एंड वो 65 ईयर की एज में ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कम से कम उनको 3 साल तक इस स्कीम में रहना पड़ेगा। अगर 3 साल से पहले को जाते हैं तो उस एग्ज़िट को बोला जाएगा प्रीमेच्योर एग्ज़िट। प्रीमेच्योर एग्ज़िट करना है अगर किसी बंदे को और उसका पैसा ही 2.5 लाख से कम है, तो सारा का सारा पैसा एक बार में निकाल सकता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड जब आप एग्ज़िट करते हो आप 3 बार में अपने अमाउंट लेके जा सकते हो। हर बार जो आपको अमाउंट लेके जाना पड़ेगा दैट विल बी 25%। एग्ज़िट करवाने के क्या क्या बेसिक जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हायर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, द अनदर वन इज़ द मैरिज ऑफ द चाइल्ड, अनदर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं। तो RBI 2025 में यही आया था कि NPS स्कीम के अंदर अगर आपको 3 बार करके अपना पैसा निकलवाना है आफ्टर द एज ऑफ द 65 ईयर्स, तो आप कितना परसेंट एक बार में निकाल सकते हो, तो 25% डायरेक्ट आंसर आया था उसका। तो जो क्वेश्चन उसमें RBI 2024 में पूछा गया वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब आपको ये फिगर 25% लर्न होना चाहिए। जो रीसेंट न्यूज़, कमिंग टू दी रीसेंट न्यूज़ में क्या बोला गया है, उन्होंने बोला है कि पहले क्या होता था, एक सब्सक्राइबर ने, किसी ने NPS लिया, वो टायर 1 और टायर 2 अकाउंट है उसके पास। टायर 1 अकाउंट में जो पैसा वो डाल रहा है ना, वो एक ही किसी ना किसी स्कीम में जा रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है। अब वो बंदे को उससे अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो वो इस केस में अब एक से ज़्यादा स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। वो एक स्कीम से स्विच होकर दूसरी में भी जा सकता है, दूसरी से तीसरी में भी जा सकता है, बट देयर इज़ सम वेटिंग पीरियड कि आपको एक स्कीम में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही यू कैन शिफ्ट टू दी अनदर स्कीम। ये PFRD ने नया चेंज लेके आया है। बिफोर दिस रिपीटिंग अगेन, आपके जो अकाउंट था, 2 अकाउंट NPS के थे PFRD के अकॉर्डिंग, उसमें आप अपना पैसा डालते थे, पैसा डाला हुआ वो इन्वेस्ट होता था, बट एक स्कीम में इन्वेस्ट होने के बाद वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। उस केस में अच्छा रिटर्न ना आने की वजह से अगर कोई अपनी स्कीम चेंज करना चाहता है तो वो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है PFRD ने। सो देयरफॉर द होल न्यूज़, दिस इज़ द कंप्लीट न्यूज़ जो मैंने आपके साथ कवर कर ली है। सो थैंक यू सो मच।